बच्चों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको अर्थशास्त्र का द्वितीय चैप्टर संसाधन के रूप में लोग को पढ़ाऊंगा तथा आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह आपके आगामी कक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो बच्चों, हम देखते हैं संसाधन के रूप में लोग। तो अब देखते हैं संसाधन, ये दूसरा चैप्टर बच्चों हमारा है संसाधन के रूप में लोग। ये है संसाधन के रूप में लोग। अब संसाधन है क्या, यानी संसाधन लोगों को क्यों समझा जाता है। संसाधन के रूप में लोग हैं तो लोगों को संसाधन क्यों समझा जाता है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। तो मानव को संसाधन समझा गया है। संसाधन क्या है, यानी मानव, मनुष्य जो है वही संसाधन है। यानी मनुष्य जो श्रम करता है तो उस श्रम को ही हम संसाधन कहते हैं। ठीक, तो संसाधन के रूप में लोग, ये चैप्टर हमारा है मानव को संसाधन समझा गया है। इसमें यानी मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला जो श्रम होता है वही संसाधन कहलाता है, या मनुष्य द्वारा किया गया श्रम ही संसाधन कहलाता है। तो इसीलिए मनुष्य को इसमें संसाधन समझा गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के बिना, यानी मनुष्य जब तक श्रम नहीं करेगा तब तक किसी क्रियाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए मानव द्वारा किया गया श्रम को ही हम संसाधन कहते हैं। तो इस पाठ का उद्देश्य देखते हैं। यानी संसाधन के रूप में लोग तो हो गया, लेकिन मानव को संसाधन इसमें समझा गया है। तो ये चैप्टर जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपकी समझ में आता चला जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं पाठ का उद्देश्य क्या है, यानी इस पाठ में किन किन बिंदुओं का आपको जिक्र करना है या किन किन बिंदुओं को आपको याद करना है। तो सबसे पहले लोग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पाठ के लिए, संसाधन के रूप में लोग। फिर मानव संसाधन, यानी संसाधन क्या है उसके यानी मानव संसाधन। फिर मानव पूंजी क्या है, फिर बेरोजगारी क्या है, फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, फिर शहरी बेरोजगारी क्या है, उसके बाद में आदि पर अध्ययन किया गया है। या आप इसके बाद में कह सके बाजार क्रियाएं, गैर बाजार क्रियाएं, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं, उनके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले बच्चों ये पाठ का उद्देश्य हो जाता है। अब हम देखते हैं इसमें लोग जो कि आप देख चुके हैं संसाधन के रूप में लोग, यानी मानव को ही संसाधन समझा गया है। क्यों समझा गया है कि मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला श्रम ही संसाधन कहलाता है। क्योंकि व्यक्ति किसी क्रियाओं को कार्य करने के लिए, यानी किसी क्रियाओं की पूर्ति के लिए या किसी कार्य को पूरा करने के लिए जो श्रम करता है वही उसका संसाधन कहलाता है। तो अब देखते हैं हम संसाधन है क्या। संसाधन अब देखते हैं सबसे पहले मानव संसाधन। तो मानव संसाधन भी है। संसाधन पहले हम देखते क्या है, यानी वे साधन जो अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकते संसाधन कहलाते हैं। यानी वे समस्त साधन, जैसे ट्रैक्टर ले लेते, भौतिक वस्तुएं आप इसमें आ जाते हैं। भौतिक वस्तुएं जैसे धन, हमारे यंत्र उपकरण, और आप कह सकते हैं भूमि, जो अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकती, उनको करने के लिए व्यक्ति के श्रम की आवश्यकता होती है, उन्हें ही हम संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि पूंजी, जैसे धन तो आपके पास पर्याप्त है किंतु उसको खर्च करने वाला मनुष्य नहीं है, तो वो हमारा क्या है, संसाधन है। संसाधन यानी जो वे साधन जो अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकते, उनको यानी करने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। समझ में आया। फिर आगे देखते हैं मानव संसाधन क्या है। मानव संसाधन, ये तो हुई संसाधन की बात। अब आगे बताते हैं मानव संसाधन क्या है, यानी जो कार्य मनुष्य द्वारा किए जाते हैं मानव संसाधन कहलाते हैं। यानी वह कार्य जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है, यानी मानव द्वारा किए गए कार्य को ही हम मानव संसाधन कहते हैं। यह एक क्रियाशील पूंजी है। क्यों क्रियाशील है? क्योंकि यह कार्य करती रहती है। और मनुष्य, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हो, समाज में जब रहता है तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य को करता रहता है। इसलिए मानव द्वारा, यानी यह क्रियाशील पूंजी है क्योंकि कार्य करके ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अभी मैंने आपको बताया है कि मानव द्वारा किया जाने वाला श्रम ही संसाधन कहलाता है। तो इसमें मानव संसाधन क्या है कि जो कार्य मनुष्य द्वारा किए जाते हैं मानव संसाधन कहलाते हैं। यह एक क्रियाशील पूंजी है, यानी जो भी कार्य मनुष्य करता है वही संसाधन है। मानव द्वारा किया गया श्रम ही संसाधन कहलाता है, आप समझ लीजिए आप। फिर या अथवा आप कुछ और आगे भी कह सकते हैं कि वे संसाधन जो अपना उपयोग तथा कार्य स्वयं नहीं कर सकते, यानी वे संसाधन जो अपना उपयोग तथा कार्य, जैसे आपके पास ट्रैक्टर है या हैंडपंप है, तो वे सब संसाधन जो अपना कार्य स्वयं, यानी ट्रैक्टर है तो स्वयं तो जुताई कर नहीं सकता, हैंडपंप है स्वयं पानी नहीं निकालेगा।
ठीक है, कुछ भी है, जब तक उनको चलाने के लिए मानव श्रम नहीं करेगा, यानी मानव कार्य नहीं करेगा, तब तक वो स्वयं क्रियाशील नहीं हो सकते हैं। जैसे भूमि है, तो भूमि पर जब तक मनुष्य बीज नहीं बोएगा तब तक फसल पैदा नहीं होगी। इसलिए कहा गया वे संसाधन जो अपना उपयोग तथा कार्य स्वयं नहीं कर सकते हैं, जैसे भूमि और पूंजी आदि, यह एक सजीव क्रियाशील कारक है। क्यों? क्योंकि यह एक सजीव क्रियाशील कारक, जब तक इसमें सजीव नहीं जुड़ता है, सजीव का तात्पर्य यहाँ मानव से लिया गया, मानव जब तक इसमें कार्य नहीं करता, वर्क नहीं करता है, तब तक ये स्वयं संचालित नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्रियाशील कारक माना गया। अर्थात इन पर कार्य मनुष्यों के द्वारा ही किया जाता है, यानी जो ट्रैक्टर है या भूमि है, तो इन पर मनुष्य द्वारा ही श्रम किया जाता है, तभी ये क्रियाशील साधन होते हैं। फिर आगे देखते हैं, ये हुआ मानव संसाधन। फिर आगे मानव संसाधन है क्या, आगे फिर बता दे रहे हैं मानव संसाधन के बारे में कि अन्य संसाधनों से उत्तम तथा भिन्न संसाधन होते हैं। अन्य संसाधनों से उत्तम क्यों होते हैं? क्योंकि अन्य संसाधनों को चलाने के लिए उसमें श्रम की, धन की, सबकी आवश्यकता पड़ती है, किंतु मानव संसाधन में धन की आवश्यकता कम पड़ती है, मनुष्य श्रम स्वयं कर लेता है नहीं, और यह संसाधन सबसे उत्तम होता है, क्योंकि मनुष्य जो भी वर्क करता है बहुत सोच विचार कर करता है, इसलिए, और मनुष्य द्वारा, क्योंकि मनुष्य श्रम ही करता है, तो मानव द्वारा किया जाने वाला श्रम ही संसाधन कहलाता है। मानव संसाधन क्या है कि अन्य संसाधनों से उत्तम, यानी यह सब सही संसाधनों से उत्तम होता है, जैसे भूमि और पूंजी। ठीक, यानी भूमि पर मनुष्य श्रम करेगा और पूंजी है लेकिन मनुष्य खर्च करने वाला नहीं है, तब यदि भूमि है आपके पास किंतु उस पर कार्य करने के लिए मनुष्य नहीं है, तो वह संसाधन आपका क्रियाशील नहीं होगा। और पैसा है, पैसा आपके पास कितना भी हो, किंतु जब तक उसको प्रयोग में लाने वाला मनुष्य नहीं होगा, तब तक वह क्रियाशील नहीं होगा। इसलिए जो मानव संसाधन है, यानी मानव द्वारा किया गया जो श्रम है, वही सबसे उत्तम संसाधन है। अब देखते हैं मानव पूंजी क्या है। पूंजी क्या होता है? किसी कार्य को करने के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है, या किसी, यहाँ पर देख सकते हैं मानव पूंजी, नहीं भौतिक पूंजी जिसको कह सकते हैं। मानव पूंजी का तात्पर्य भौतिक पूंजी, और भौतिक पूंजी का तात्पर्य किससे होता है? अस्थायी वस्तुएं, यानी स्थायी वस्तुएं। जो स्थायी वस्तुएं होती हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं गति नहीं करती हैं या क्रियाशील नहीं होती हैं, वो सब भौतिक पूंजी के अंतर्गत आती है, जैसे भूमि, धन और हमारे उपकरण, ये सब स्वयं क्रियाशील नहीं होते। तो मानव पूंजी में देखते हैं भौतिक पूंजी, यानी भूमि और धन पर लगने वाले श्रम को ही हम मानव पूंजी कहते हैं, यानी भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को ही हम मानव पूंजी कहते हैं। भौतिक पूंजी हमारी जैसे भूमि और धन है, या ट्रैक्टर ले लेते हैं, तो ये सब हमारी भौतिक या स्थायी पूंजी हैं। तो इन पर लगने वाले श्रम को, यानी जब इनको कार्य करने के लिए मनुष्य श्रम लगाता है, उसे ही हम मानव पूंजी कहते हैं। इसीलिए मैंने एक लाइन की परिभाषा आपको बताई थी, और फिर बता रहे हैं कि मानव द्वारा किया गया श्रम ही मानव पूंजी कहलाता है या मानव संसाधन कहलाता है। फिर आगे देखिए, इसमें व्यक्ति का कौशल और व्यक्ति के उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक होता है, यानी इसमें व्यक्ति का कौशल, निपुणता, चतुराई और व्यक्ति के उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक होता है। यानी व्यक्ति का उत्पादन, यानी जब तक उसके अंदर ज्ञान नहीं होगा तब तक वो अच्छे फसलों का उत्पादन नहीं कर सकता, इसलिए इसमें व्यक्ति के उत्पादन का स्टॉक भी होता है। अब देखते हैं बच्चों, आगे लिखा है मानव पूंजी का निर्माण को, यानी मानव पूंजी के निर्माण को बढ़ाना, यानी मानव पूंजी के निर्माण को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अर्थात मानव पूंजी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मानव संसाधनों को अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाए, यानी बढ़ाया जा सकता है। क्यों? मानव संसाधनों को, यानी मानव संसाधन को अधिक शिक्षा, यानी जब व्यक्ति अधिक शिक्षित हो जाता है, कुशल हो जाता है, तो वह खेती के नए नए तरीकों को या कार्य करने के नए नए तरीकों को सीखता रहता है। और स्वास्थ्य के द्वारा जब उसका स्वास्थ्य ठीक होता है, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं यानी उसको मिलती रहती हैं, यदि वह समय समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं की सहायता लिया करता है, जब उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है तो उत्पादन में वो वृद्धि करता रहता है। ठीक, तो मानव पूंजी का निर्माण कैसे बढ़ता है? मानव संसाधनों को अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जा सकता है, यानी उसे बढ़ाया जा सकता है। इतना समझ में आया? यदि बच्चों मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो पाठ के अंत में कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो में बच्चों मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु छांट कर आपके लिए चुने हैं। अब देखते हैं बच्चों, अर्थव्यवस्था की परिभाषा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा, यानी बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच में शेयर करते रहें और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। अर्थव्यवस्था की परिभाषा, अब अगले ही हमारी डिफिनेशन है अर्थव्यवस्था की परिभाषा। तो अर्थव्यवस्था वह क्षेत्र होता है जिसमें एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। एक क्षेत्र को लोग, यानी किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को
धन की आवश्यकता होती है, बिना धन के वे अपनी आजीविका नहीं कमा सकते। इसलिए कहा गया कि अर्थव्यवस्था वह क्षेत्र होता है जिसमें किसी क्षेत्र के या एक क्षेत्र के में निवास करने वाले लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं, यानी अपनी आजीविका को कमाते हैं। इसलिए यह कहा गया अर्थव्यवस्था यानी धन की व्यवस्था इसको कह सकते हैं, क्योंकि धन वह क्षेत्र होता है जिसमें सभी व्यक्ति जिसके माध्यम से सभी व्यक्ति अपनी आजीविका को अर्जित करते हैं, कमाते हैं। अब देखते हैं बच्चों अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, यानी अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था यानी कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। जो कार्य है यानी कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था में कार्य करने के लिए 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, या आप कह सकते हैं कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं बच्चों ये, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र यानी यह क्षेत्र प्राकृतिक होता है। आप कह सकते हैं कि जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है यह पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है, यानी प्रकृति से जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं जिनका निर्माण मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता, ऐसी वस्तुओं को हम प्राथमिक क्षेत्र या प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे भूमि, जल, कृषि और अनेक छोटे बड़े जीव जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि, ये सब प्राकृतिक होते हैं। प्रकृति में ही व्यक्ति इन क्रियाओं को करता है प्राथमिक क्षेत्र में। यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र या प्रकृति या क्षेत्र प्राकृतिक होता है, यानी इसमें प्रकृति के क्षेत्र में ही रहकर व्यक्ति अपनी आजीविका कमाता है। जैसे भूमि पर खेती करना, जल, कृषि, यानी ये सब एक ही क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बिना इनकी कमी के कारण व्यक्ति अपनी आजीविका यानी इनकी कमी से व्यक्ति अपनी आजीविका नहीं कमा सकता है। भूमि भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, कृषि भी आवश्यक है। और पशुपालन, मुर्गी पालन, ये छोटे छोटे जो कह सकते हैं कि ग्रामीण रोजगार हैं, सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को संभालने या विकसित करने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आप ये कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि वह क्षेत्र यानी जो पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता है, यानी वे वस्तुएं जो सारी कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती हैं प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे भूमि, जल, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं। यह पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता है। अब द्वितीयक क्षेत्र क्या है? द्वितीयक क्षेत्र हमारा होता है कि इस क्षेत्र में उत्खनन तथा विनिर्माण, इस क्षेत्र में उत्खनन तथा विनिर्माण होता है। अब उत्खनन क्या है? इस क्षेत्र में उत्खनन यानी जैसे आप उत्खनन कह सकते हैं कि बड़े बड़े खानों से, कोयले की खदान, मोरंग की खदान, ये उत्खनन करके उनको उपयोगी वस्तुओं के रूप में निर्माण करना उत्खनन कहलाता है। जैसे बड़ी बड़ी खानों से खुदाई करके मोरंग निकाली जाती है। और विनिर्माण क्या है? विनिर्माण का तात्पर्य होता है कि आप कह सकते हैं कि तेल के कुओं से कच्चा तेल निकाला जाता है, फिर उन्हें लैबों में ले जा करके संशोधित करके उनके विभिन्न पार्ट्सों को अलग कर दिया जाता है। जैसे ग्रीस अलग हो जाती है, डीजल अलग हो जाता है, पृथक कर दिया जाता है, पेट्रोल अलग हो जाता है। नहीं, तेल तो इनको मिलता है प्रकृति से, लेकिन उसका विनिर्माण के लिए हम बता दें कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु को तैयार करना ही विनिर्माण कहलाता है। जैसे गन्ने की पिराई करके उससे गुड़, चीनी आदि बनाई जाती है, तो ये हमारा विनिर्माण कहलाता है। तो इसमें कह सकते हैं कि गन्ने के रस से चीनी बनाना, या गन्ने के रस से चीनी बनाना, अथवा आप कह सकते हैं कि जैसे कपास से धागे बनाना और धागे से कपड़े की बुनाई करना, ये हमारा द्वितीयक क्षेत्र होता है। समझ में आई बात? यानी द्वितीयक क्षेत्र उत्खनन और विनिर्माण से सम्मिलित होता है। इसमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाता है और उसे बाजार में बेचकर लाभ कमाया जाता है। फिर तृतीयक क्षेत्र क्या है? तृतीयक क्षेत्र यह सेवाओं यानी नौकरियों से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि इसमें सभी लोग जो ये शहरी क्षेत्रों में अधिक होता है, इसमें अधिकतर शिक्षित लोग होते हैं और वह नौकरी करके ही अपनी आजीविका कमाते हैं, इसलिए यह सेवाओं और नौकरियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है। तो बच्चों, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र समझ में आया। 3 क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? यानी यह प्रकृति से संबंधित होता है। इसमें प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुएं जिन पर व्यक्ति अपना श्रम करके लाभ को कमाता है, ठीक, तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाता है। द्वितीयक क्षेत्र, यह क्षेत्र उत्खनन और विनिर्माण से सम्मिलित होता है। उत्खनन का अर्थ मैंने बता ही दिया। विनिर्माण यानी एक वस्तु से अन्य वस्तुएं तैयार करके बाजार में बेचना। फिर तृतीयक क्षेत्र या सेवाओं यानी सरकारी नौकरियों से जो व्यक्ति रोजगार नहीं पाते हैं, यानी जो कह सकते हैं आप कि नौकरियों पर डिपेंड करते हैं, वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत पढ़े लिखे शिक्षित रोजगार इसमें आते हैं। फिर अब आते हैं क्रियाएं क्या हैं? आर्थिक क्रियाएं यानी धन कमाने की
जो कार्य धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है वही आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो वे सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी वे सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती हैं या जो देश की आय में वृद्धि करती हैं वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। अब आर्थिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? देखिए यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको मिलेगा बाजार क्रियाएं और कहीं कहीं पर लिखेगा आर्थिक क्रियाएं। यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं तो हैं बाजार क्रियाएं या आर्थिक क्रियाएं, और दूसरी गैर बाजार क्रियाएं या गैर आर्थिक क्रियाएं। ठीक, तो यहाँ पर गैर आर्थिक क्रियाएं भी हो सकता है। आर्थिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है आर्थिक, दूसरी गैर आर्थिक, या बाजार क्रियाएं या गैर बाजार क्रियाएं। ये दोनों चैप्टर हर पुस्तकों में अलग अलग दिया गया होगा। तो यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? यानी जो वेतन या लाभ के उद्देश्य से जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। यानी धन के लाभ, धन कमाने के उद्देश्य से की गई क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी जिनका निर्माण, जैसे आप कह सकते हैं कि वस्त्र यानी कच्चे माल से कपड़ा बुनना तथा उसे बाजार में बेचकर लाभ कमाना, तो ये होता है हमारा आर्थिक क्रियाएं। यानी वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य बाजार में बेचकर लाभ कमाना होता है वे बाजार क्रियाएं या आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। समझ में आई बात बच्चों? और दूसरा क्या है? गैर बाजार क्रियाएं यानी गैर आर्थिक क्रियाएं, यानी स्व उपयोग के लिए किए जाने वाले उत्पादन, यानी जिन वस्तुओं का उपयोग व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है उन्हें हम गैर आर्थिक क्रियाएं या गैर बाजार क्रियाएं कहते हैं। जैसे कृषि व्यक्ति करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी उसमें जो अनाज पैदा होता है उसे वह खाने के लिए रख लेता है और उसे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो उसका लाभ यानी उससे गैर आर्थिक क्रियाओं से, यानी कह सकते हैं आप कि कृषि से उसे बहुत अधिक लाभ नहीं होता, वो अपने परिवार के पालन पोषण में ही वो सारा धन खर्च कर देता है। तो गैर बाजार क्रियाएं क्या हैं? यानी स्व उपयोग के लिए किए जाने वाले उत्पादन को ही हम गैर बाजार क्रियाएं कहते हैं। यानी जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो उत्पादन किया जाता है वो गैर आर्थिक, यानी जिनका उद्देश्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा परिवार का पालन पोषण होता है वो गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं। और जिन क्रियाओं का उद्देश्य बाजार में बेचकर लाभ कमाना होता है वो आर्थिक क्रियाएं या बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। समझ में आई बात दोनों में अंतर? अब देखते हैं बच्चों बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी किसे कहते हैं? यानी उचित मूल्य पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को कार्य न मिल पाना ही बेरोजगारी कहलाता है। उचित मूल्य पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति, जैसे रोजगार मान लीजिए आप, मनरेगा चल रहा है तो उचित कार्य, जैसे सरकार के द्वारा इस समय वर्तमान में 202 रुपया निर्धारित कर दिया गया है, तो इस पर व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक हैं फिर भी किंतु इन्हें रोजगार ना मिले, इस पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार ना मिले, तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। ठीक, और ऐसे व्यक्तियों को हम बेरोजगार कहते हैं जिन्हें इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं मिल पाता है। यानी जैसे आप खेतों में मजदूर ले जाते हैं कार्य करने के लिए, तो 100 रुपये पर आप मजदूर ले जाते हैं, किंतु 100 रुपये पर व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है फिर भी उसे कार्य नहीं मिल पाता है, तो ऐसी अवस्था को हम बेरोजगारी कहते हैं और ऐसे व्यक्ति को हम बेरोजगार कहते हैं। तो यह बेरोजगारी के प्रकार अब आ जाते हैं। बेरोजगारी कितने प्रकार की है देश में, यानी ये देश में बेरोजगारी कितने प्रकार की पाई जाती है? तो देश में बेटा बेरोजगारी 3 प्रकार की पाई जाती है। एक मौसमी बेरोजगारी, दूसरी प्रच्छन्न बेरोजगारी और तीसरी शहरी या शिक्षित बेरोजगारी। अब देखिए मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी, शहरी या शिक्षित बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी क्या है? अब देखते हैं इसमें मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। इसमें यह ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई होती है। इसमें वर्ष के कुछ ही महीनों में रोजगार मिल पाता है। जैसे आप कह सकते हैं मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर आते हैं जो फसल कटने के समय तो उनको रोजगार मिल पाता है, किंतु फसल कटने के बाद जैसे फसल तैयार हो जाती है उसके बाद वह अधिक समय के लिए या कुछ महीनों के लिए बेरोजगार हो जाते हैं और घर पर ही बैठे रहते हैं। तो ऐसी अवस्था यानी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। यानी वर्ष के कुछ ही मौसमों में उनको रोजगार मिल पाता है, फसल की कटाई के समय शेष सारे वर्ष वो बेरोजगार बैठे रहते हैं, तो इसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। समझ में आया? अब प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? अब देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कम कार्य में अधिक मजदूरों का कार्य करना। जैसे आपके पास कोई कार्य है घर पर, आप समझते हैं कि 2 व्यक्ति से एक दिन में पूरा कर लेंगे, किंतु उसी कार्य को करने के लिए 5 व्यक्ति उसमें कार्यरत रहें, यानी कार्य भी होता रहे और व्यक्ति उसमें, यानी बिना कह सकते हैं कि आप कि कम व्यक्तियों के कार्य में अधिक
मजदूरों को लगाना, यानी 2 व्यक्तियों का कार्य जहाँ है वहाँ 5 मजदूर को लगाना, तो उसमें जो शेष 3 मजदूर बचते हैं आपके, जैसे आपके यहाँ 2 मजदूरों का कार्य है और 2 मजदूरों के स्थान पर आपने 5 मजदूर लगा रखे हैं, तो इन 5 मजदूरों में शेष जो 3 मजदूर आपके बचते हैं, क्योंकि कार्य तो 2 ही मजदूरों का है, लेकिन जो ये 3 मजदूर शेष आपके बचते हैं ये प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्य मतलब कार्य तो कम है लेकिन उसमें ये शरीक हो रहे हैं, इसलिए ये प्रच्छन्न, ये जो 3 शेष जो मजदूर हैं ये प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। समझ में आई बात? यानी कम कार्य में अधिक मजदूरों को लगाना ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये बेरोजगार हैं इसलिए। अब शहरी यानी शिक्षित बेरोजगारी क्या है? तो शहरी बेरोजगारी बेटा कहते हैं कि गांव में कुछ व्यक्ति, किंतु शहर में अधिकतर व्यक्ति पढ़े लिखे BA MA आदि की डिग्री लिए घूमते रहते हैं, किंतु उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। यानी शहरों के कुशल और शिक्षित व्यक्ति जिन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है उन्हें हम शिक्षित या शहरी बेरोजगार कहते हैं। तो समझ में आया? तो बेटा यहाँ पर यह हमारा चैप्टर समाप्त होता है, और एक बार हम फिर बता देना है कि वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। धन्यवाद।